जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जो हड़प्पा या सिंधु सभ्यता है उससे संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्य देखेंगे और इसमें मैंने व्यापम और पीएससी में जो प्रश्न आए हुए हैं पहले उनको भी इसमें शामिल कर लिया है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं और देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा डायरेक्टली वन लाइन क्वेश्चन है दोस्तों। इसको देखते हुए चलिए, याद करते हुए चलिए, या आपको लिखना है तो आप किसी कॉपी में या नोट करके भी रख सकते हैं। पहला प्रश्न है, इतिहास का पिता किसे समझा जाता है या किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। हेरोडोटस विदेशी यात्री थे, इनको क्या कहता है? इतिहास का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता है उस काल को क्या कहा जाता है? उसको प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। कोई भी लिखित वर्णन नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इस काल की जो भीमबेटका गुफा है मध्य प्रदेश में, वहाँ काफ़ी शैल चित्र वगैरह मिले हुए हैं जो इस काल से संबंधित हैं। अगर आगे देखते हैं, मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? मानव जीवन अगर लिखित वर्णन आपको मिल जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? इतिहास कहते हैं। अगला देखिए, आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? आग का आविष्कार जो पूरा पाषाण युग में हुआ था। कुछ लोग दोस्तों, ये आपको बुक में नव पाषाण काल भी मिल जाएगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड है। ऐसा माना जाता है कि पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ है, लेकिन आग में जो मनुष्य ने नियंत्रण पाना सीखा है वो मध्य पाषाण काल में और नव पाषाण काल में मनुष्य ने आग पर नियंत्रण पा लिया था। तो इसका दो ऑप्शन हो सकता है। मध्य पाषाण काल भी इसका ऑप्शन में आपको दिख सकता है। आगे चल कर देखते हैं, नेक्स्ट है कि पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? पूरा पाषाण में मानव जीविका का युद्ध जो मुख्य था वो था शिकार करना, मुख्य आधार था। दोस्तों, जो पाषाण काल है उसको 3 भागों में मुख्यतः बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, फिर आता है मध्य पाषाण काल और तीसरा आता है नव पाषाण काल। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, तो जो भी पाषाण काल होता है वह पत्थरों का काल था और उस समय पूरा पाषाण काल में जो मानव था वो केवल शिकार पर आश्रित होता था। आगे देखिए, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ है? नव पाषाण काल में हुआ है और इसमें पहिए का आविष्कार हो गया था और नव पाषाण काल के बाद ही ताम्रयुगीन सभ्यता आती है। और चूंकि पहिए का आविष्कार हो चुका था इसलिए बैलगाड़ी वगैरह और व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई है और ताम्र पाषाण काल के युग में ही आपकी सिंधु घाटी सभ्यता रखी जाती है। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता ही को ही हम लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं और इसका जो मुख्य नाम, जो मेन नेम है वो है हड़प्पा सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता उसे पहला कहा गया था लेकिन बाद में क्या नाम रखा गया उसका? हड़प्पा सभ्यता। तो प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, उसका जो मेन नाम है, जो इंपॉर्टेंट नाम है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ये था दोस्तों जो कार्बन 14 C14 के अनुसार ये निर्धारण किया गया है और बहुत सारी NCERT में इसको 2500 ईसा पूर्व से 1800 भी लिया जाता है। 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म से पहले 2500 साल पहले की ये घटना है सिंधु घाटी सभ्यता काल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये व्यापम में 2-3 बार प्रश्न आ चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड क्या है? आगे देखते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष मिले हैं, मतलब वहाँ पे घोड़े की हड्डियाँ पाई गई हैं। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? दोस्तों, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसका मुख्य व्यवसाय व्यापार करना था क्योंकि वो एक नगरीय सभ्यता थी और काफ़ी ज़्यादा डेवलप थी। हालांकि इसके बाद जो सभ्यता आती है इतिहास में उसको ऋग्वैदिक सभ्यता कहते हैं और उनका जो प्रमुख व्यवसाय रहेगा वो रहेगा पशुपालन और कृषि करना। तो सिंधु घाटी सभ्यता अगर पूछता है तो वो व्यापार करना उनका प्रमुख व्यवसाय था। वो मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान वगैरह सभी जगह से वो व्यापार करते थे। हड़प्पा युगीन जो सभ्यता है वो कांस्य युगीन सभ्यता है, ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता है। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में घर किसके बने होते थे? तो ईंटों से निर्मित घर थे, उनके पक्के घर थे, मैंने बताया है वो अभी नगरीय सभ्यता है। आगे देखिए, हड़प्पा के लोग कौन सी फसल सबसे आगे थे? कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो कपास जो फसल थी वो सबसे आगे थे। हड़प्पा के जो लोग थे कपास की फसल का उपयोग करते थे। कपास की फसल उगाने के कारण ही इनको सिंडन भी कहा जाता है, ठीक है, सिंडन, ये इनका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता का। आगे देखिए, हड़प्पा की जो सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? हड़प्पा जो शहर था उसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। 1921 में इसकी खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। एक बता दूं, हड़प्पा जो नगर है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। रावी नदी के किनारे बसा हुआ है हड़प्पा।
और जो खोज करने के जो अध्यक्ष थे वो जॉन मार्शल थे। ठीक है, जॉन मार्शल, इनका नाम भी आप याद रखिएगा, जॉन मार्शल, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में ही खुदाई का काम चल रहा था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था कौन था? लोथल जो बंदरगाह था ये प्रमुख बंदरगाह था। हालांकि सूत्का गेंडोर भी एक प्रमुख बंदरगाह था जो कि अभी पाकिस्तान में है। लोथल गुजरात में भारत में स्थित था, प्रमुख बंदरगाह था लोथल। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? कालीबंगा राजस्थान में है, भारत में है। कालीबंगन का दोस्तों अर्थ भी आप लोग याद रखिएगा, इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगन का अर्थ होता है ब्लैक, मतलब काले रंग की चूड़ियाँ। आपको पता है चूड़ियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बैंगल्स कहते हैं, काले रंग की चूड़ियाँ। आगे देखिए, मुख्य जो है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? मैंने अभी बताया 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगर हड़प्पा के लोगों सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी समान रूप से वो क्या थी? उनकी ये सामाजिक पद्धति थी। नखलिस्तान सिंधु सभ्यता किस स्थल को कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को ही नखलिस्तान कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का जो सामान्य अर्थ होता है वो अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला अगर पूछा जाएगा मृतकों का टीला किसे कहा जाता है तो उसका नाम ही क्या है? मोहनजोदड़ो था, और इसे नखलिस्तान भी कहा जाता है। आगे देखिए, हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगन से हल से जो खेत जो है उस जोतने का साक्ष्य मिला हुआ है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, हड़प्पा सभ्यता में जो हल से खेत जोतने के जो साक्ष्य हैं वो कालीबंगन से मिले हुए हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ईंटों का अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई हैं, वो भी कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से अलंकृत ईंटों का यहाँ पे प्रयोग किया गया था घर बनाने के लिए। ईंटों में बहुत सारे डिज़ाइन बने हुए थे। सबसे बड़ा स्नानाघर सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा स्नानाघर था मोहनजोदड़ो में बना हुआ था। काफ़ी बड़ा स्नानाघर था और डेवलप्ड संस्कृति थी। साइड साइड से सीढ़ियाँ बनी हुई थी, जैसे आज हमारा स्विमिंग पूल होता है। और उनके वाटर ड्रेनेज भी था, पानी निकालने के लिए जब पानी गंदा हो जाता था स्नानागृह से पानी को नीचे से निकाल दिया जाता था। और बहुत बड़ा अन्नागार भी मिला है, वो अन्न का भी स्टोरेज करते थे सिंधु घाटी के लोग, अन्नागार भी मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। सबसे बड़ा स्नान करने का जो स्नानागार है वो कहाँ मिला हुआ है? मोहनजोदड़ो मिला हुआ है। आगे देखिए, सिंधु घाटी की जो मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? आद्य शिव जो है उनका जो चिन्ह था वो अंकित हुआ करता था उनके मुद्राओं में। आगे देखिए, मोहनजोदड़ो को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। अभी मैंने बताया था जस्ट मृतकों का टीला, वो प्रश्न भी यहाँ पे कंक्लूड कर लिया गया है। मृतकों का टीला ही मोहनजोदड़ो है। आगे देखिए, सेंधव स्थल, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही है। सेंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ है? बैल का जो सर्वाधिक उपयोग हुआ है उनके चिन्हों में। बैल भी कौन सा? जो कुबड़ वाला बैल, जिसके पीठ में ऊपर कुबड़ निकला होता है, वो सर्वाधिक पूजनीय था उन सभी के बीच में सिंधु सभ्यता में। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ये प्रश्न चूंकि पूछा गया है दोस्तों, तो ऑप्शन में लोथल सही था, इसलिए मैंने यहाँ पे लोथल को ले लिया है। और उसके अलावा भी जैसे भी मैंने बताया, ऊपर में राखीगढ़ी हो गया, कालीबंगन हो गया, रोपड़ हो गया, सब पंजाब से मिले हुए बहुत सारे स्थल हैं, कम से कम 14-15 स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। ठीक है, आगे देखिए, भारत में खोजा गया पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। क्योंकि ये भारत में नहीं है, अब पाकिस्तान में है। पहले पाकिस्तान नहीं बना तो भारत में ही कहते थे, लेकिन अब इसके हिसाब से ये भारत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में जो है खोजा गया जो पहला स्थल है वो हड़प्पा है, और इसी कारण उस सभ्यता का नाम हमने क्या किया है? हड़प्पा सभ्यता कर दिया है। आगे देखिए, भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति से मिले हुए, उनको चांदी भी परिचित थे। चांदी का जो मुख्यतः आयात करते थे और वो अफगानिस्तान जो क्षेत्र है वहाँ से चांदी वो मंगाते थे। आगे देखिए, मांडा किस नदी पर स्थित था? मांडा जो है चिनाब नदी पर स्थित था। दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो जो चिनाब था वो सबसे ऊपरी हिस्सा था। ये सबसे उत्तरी हिस्सा पूछा जाएगा तो मांडा था, मांडा, और ये चिनाब नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, इसी प्रकार सबसे पूर्वी स्थल भी थे और सबसे पश्चिमी स्थल यहाँ पे दाइमाबाद था। सबसे दक्षिणी स्थल में दाइमाबाद था। सूत्का गेंडोर सबसे पश्चिमी स्थल था। ठीक है, सूत्का गेंडोर, ये दाइमाबाद था, नीचे ये महाराष्ट्र गोदावरी में था। और सबसे पूर्वी स्थल भी हिंडन नदी के किनारे था, हिंडन नदी के किनारे। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित था? जो रोपड़ था वो सतलज नदी के किनारे स्थित था। रोपड़ के लिए प्रश्न पूछा गया है, सतलज नदी के किनारे स्थित था।
आगे देखिए, हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है। जो जल प्रबंधन मतलब जो वाटर जो निकासी था, ड्रेनेज सिस्टम था, नालियाँ बनाई गई थी, तो धौलावीरा से यहाँ पे मालूम चलता है। धौलावीरा दोस्तों याद रखना, धौलावीरा जो है भारत में प्राप्त सबसे बड़ा नगर है। सबसे बड़ा अगर नगर कहा जाएगा तो धौलावीरा रहेगा। और धौलावीरा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। स्टेडियम के साक्ष्य और कहीं से नहीं मिले हैं। स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से मिले हैं। यहाँ पे एक स्टेडियम मिला है। आगे बात करता हूँ, सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? तो लाल रंग की उनकी मिट्टी के बर्तन होते थे। और मिट्टी के बर्तनों के लिए एक अच्छा शब्द है मृदभांड। मृदभांड का प्रयोग होता था मिट्टी के बर्तनों के लिए, उसको मृदभांड कहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग में थी? तो इसको आद्य ऐतिहासिक युग में रखी गई है। दोस्तों आद्य ऐतिहासिक मैंने अभी एक बताया कि एक ऐतिहासिक युग होता है जिसमें जो लिखित साक्ष्य हैं वो पढ़ लिए गए हैं। एक आद्य ऐतिहासिक होता है जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता को रखा गया है। इनके पास भाषा तो थी लेकिन वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इनकी जो भाषा थी वो भाव चित्रात्मक होती थी। चित्र बना कर के ये एक दूसरे को बताते थे और चीज़ें जो थी वो कम्युनिकेट होती थी। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जिन दो भारतीय लोगों के नाम जुड़े हुए वो कौन है? दयाराम साहनी, इन्होंने हड़प्पा की खोज की थी। किसी खोज की थी? हड़प्पा की खोज की थी। और आर.डी. बनर्जी, और आर.डी. जो बनर्जी हैं इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो दोनों का नाम यहाँ पे जुड़ा हुआ मिलता है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? आर.डी. बनर्जी ने की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख फसल कौन थी? प्रमुख फसल में जौ और गेहूं आएगा सबसे पहले, ये इनकी प्रमुख फसल थी। और कपास का ये उत्पादन बहुत अधिक करते थे। ठीक है, हड़प्पा कालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? रंगपुर जो है वो भी गुजरात में है, सौराष्ट्र में है, मतलब कि गुजरात में है। सौराष्ट्र की अलग से रणजी की टीम खेलती है दोस्तों। तो क्या है, ये कहाँ पर है? गुजरात में ही है। क्या? हड़प्पा कालीन जो रंगपुर है वो गुजरात में है। आगे देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई? अभी मैंने बताया कि सर जॉन मार्शल का नाम जो था वो इनके खुदाई में नेतृत्व कर रहे थे। ये उस समय कब? 1921 और 22 में 21 और 22 में जॉन मार्शल जो थे भारतीय पुरातत्व विभाग के ये अध्यक्ष थे उस समय। ठीक है, आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते थे? मातृ देवी। चूँकि हड़प्पा से एक मातृ देवी या कहे में पृथ्वी देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है जिनके नाभि से एक ऐसा वृक्ष को निकलते दिखाया गया है, तो ऐसा माना जाता है कि वो मातृ देवी की प्रतिमा रही होगी। और उस समय जो समाज भी रहा होगा सिंधु घाटी सभ्यता का वो मातृ सत्तात्मक रहा होगा। जैसे कि आने वाले समय में इतिहास में आप सातवाहनों का देखेंगे, मातृ सत्तात्मक यह समाज माना गया है कि महिलाओं को वहाँ पे अधिक प्रधानता दी गई होगी। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किससे बनी थी? सेलखड़ी एक धातु है, एक पदार्थ है जहाँ पे सेलखड़ी से उन लोग मुद्रा बनाते थे, अपनी मोहरें बनाते थे। ठीक है, आगे देखिए, किस स्थान से नृत्य वाली नृत्यांगना की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 बार व्यापम पीएससी में आ चुका है। मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति मिली है, कांस्य की बनी हुई है। और वो कांस्य की जो मूर्ति है वो एक महिला की है और वो नाच रही है, मतलब डांस कर रही है। इस प्रकार से मूर्ति में दिखाया गया है। और जो जॉन मार्शल थे, जब उन्होंने उस मूर्ति को देखा तो उन्होंने एक शब्द कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सांस्कृतिक निचोड़ है। सांस्कृतिक क्या है? निचोड़, मतलब ये सबसे सुंदर उनकी कृति है जो उन्होंने बनाई है अब तक। जैसे हम लोग चोल साम्राज्य के लिए बोलते हैं कि जो भारतनाट्यम का जो शिव जी हैं, ठीक है, उनकी प्रतिमा को हम कहते हैं। तो यहाँ से जो स्त्री की मूर्ति मिली है कांस्य की, वो सांस्कृतिक निचोड़ भी कहा है उसको। मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ पर स्थित है? तो सिंध प्रांत में, पाकिस्तान में स्थित है। आगे प्रश्न देखिए, हड़प्पा ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबे धातु का प्रयोग किया। आगे देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग के स्थानों की खोज सबसे पहले अधिक किस राज्य में हुई है? स्वतंत्रता के बाद भारत में जो हड़प्पा युग के जो स्थान हैं सबसे सर्वाधिक कहाँ मिले हैं? गुजरात में मिले हुए हैं। आगे देखिए, हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वो लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे का जो परिचय हुआ है इंसान को वो उत्तर वैदिक काल में हुआ है, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, ऋग्वैदिक के बाद। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? वो ताम्रयुगीन सभ्यता है, ताम्रयुगीन सभ्यता है। आगे देखिए, हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन किस राज्य में है?
कालीबंगन राजस्थान में है। एक डायग्राम, एक टेबल बना रहता है, सभी बुक में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? हड़प्पा के जो निवासी थे वो शतरंज में रुचि रखते थे और किसी स्थल शतरंज के बोर्ड भी मिले हुए हैं। आगे देखिए, सिंध का बाग किस नगर को कहा जाता है? हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? तो इसका आंसर है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, मोहनजोदाड़ो को हम लोग क्या कहते हैं? सिंध का बाग कहते हैं। आगे देखिए, मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ मैंने बताया मृतकों का टीला है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सॉरी। आगे देखिएगा, हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? वो ग्रिड पद्धति को अपनाते थे, उसी के हिसाब से उनके घर और मकान बनते थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश किया है सिंधु सभ्यता से संबंधित, और काफ़ी महत्वपूर्ण भी लगे हैं मुझे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके बताइए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और अन्य संबंधित विषय के लिए जो परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं उनके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के धन्यवाद। जय हिंद।